आई एम ब्रोक मैन। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एक ही इतना पैसा कमाया उतना गवाया। अमेरिका की जनता है इस फंड में हर कोई पैसा डालता है। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। काफ़ी बार मेरे को ये कमेंट आया कि सर यूएसए की स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर बताओ कि क्या अकाउंट चाहिए होता है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से यूएसए का स्टॉक मार्केट काम करता है। तो आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। आयो फिर अमेरिका में एक टर्म मिलेगी आपको जो सभी लोग बोलते हैं और आप आम सुनोगे ये चीज़, आई एम ब्रोक ब्रो, आई एम ब्रोक मैन। ये जो टर्म है ना आपको आम सुनने को मिलेगी हर किसी की ज़ुबान से। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, कभी भी ये टर्म अपने मुंह से मत निकालना। ब्रोक का मतलब होता है आपके पास पैसा नहीं है, आप कंगाल हो गए हो, हैविंग नो मनी। जब तक आपकी मेंटेलिटी ऐसी रहेगी ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कार नहीं है, कोई भी चीज़ लेनी है उसके लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तब तक आप कभी भी पैसा अमेरिका में नहीं कमा सकते। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना, इसलिए मैं ये ब्रोक वर्ड इसलिए लेकर आया कि लोग यहाँ पर ब्रोक इसलिए हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि अपने पैसे को खेलना कैसे। अमेरिका में दो लोगों के पास पैसा नहीं होता, एक वो जो मेहनत नहीं करते, एक वो जो मेहनत करते हैं लेकिन जितना पैसा कमाया उतना गवाया। इतने लोग सोचते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के मैं पैसा कमा लूँगा, तो ये एकदम गलत सोच है भाई। ये आप जो ये वहम है वो अपने दिमाग से निकाल दो। आज मैं समझाने वाला हूँ क्यों। 90% लोग यहाँ पे पैसा गवाएंगे जिनको समझ नहीं है। कोई भी काम करना है उसको पहले समझना पड़ता है। यहाँ की स्टॉक मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद खेलो, आप पैसा कमाओगे। लेकिन जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी सोच रहे हैं कि मैं जाऊँगा बस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाऊँगा और मिलियनेयर बन जाऊँगा, भाई तुम लुट जाओगे। फिर तुम भी कहोगे आई एम ब्रोक मैन। अभी यहाँ की स्टॉक मार्केट को समझते हैं। अब अगर आपने किसी इंडिविजुअल स्टॉक में डालना है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला बड़ा पॉपुलर है, तो अगर आप इस इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा डालते हो तो भाई आपको रिसर्च करनी है उस स्टॉक को। आपको हर दिन उठ के देखना है कि भाई क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट है, हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा डालो अपने रिस्क पे। इंडिविजुअल स्टॉक्स की खासियत ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उनकी ख़राब बात यह है कि जब वो कंपनी कोई करप्ट होगी, वो स्टॉक गिर गया तो आपका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए मैं अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मैं स्टॉक्स में पैसा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा नहीं डालता हूं। एग्जांपल देता हूं क्यों। एग्जांपल अमेजॉन, जब नई नई कंपनी आई तब अगर आपने उसका स्टॉक लिया, खतरनाक परफॉर्मेंस है इस कंपनी की, राइज कर गई। अब सोचो, हो सकता है अब कल को गिर गई, करप्ट हो गई, तो आपका पैसा गया पूरा का पूरा। जितना भी कमाया था वो सारा गया। तो आपको हर दिन चेक करना है कंपनी की परफॉर्मेंस, हर दिन देखना है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। और भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं है। जिनके पास है ना वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनका काम ही ट्रेडिंग करना है। वो लोग स्टॉक में खेलें, बात बनती है। लेकिन हम जैसे, आप जैसे आम बंदे अगर स्टॉक में खेलना चाहते हैं तो आपको नॉलेज भी उस हिसाब से होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब मैं यूएसए की स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता। लगा सकते हो ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अभी समझाता हूँ ये ETF क्या होते हैं और मैं पर्सनली इसी में पैसा लगाता हूँ। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है क्या। अब एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे आपने एक कंपनी में अपना पैसा डालना था, फॉर एग्जांपल टेस्ला में आपने पैसा लगाना था। अब ये फंड्स क्या करते हैं, ये सभी कंपनीज को मिलाकर एक फंड बनाते हैं और उसमें अगर आप पैसा डालते हो तो हर एक कंपनी का शेयर आपको मिलता है कुछ परसेंट। तो एक पूरा फंड हो गया, पूरा इंडेक्स हो गया। रेदर देन कि आप इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा डालो, भाई एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसा डालो, ताकि अगर एक कंपनी बैंकरप्ट भी हो फिर भी आपकी बाकी कंपनी काम कर रही है, बाकी कंपनी आपको पैसा कमा के दे रही है। तो ये फ़र्क है एक इंडिविजुअल स्टॉक और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मर्ज करके एक फंड बनाया जाता है और उसमें अगर आप पैसा लगाओ तो आपका पैसा डिवाइड हो जाता है हर एक कंपनी में। इंडिविजुअल स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है उस स्टॉक के बारे में जानने का, उसके फंडामेंटल्स को पढ़ने का, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, भाई लुट जाओगे। ETF में अगर आप जाते हो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, करीब 10% का यील्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर $1000 डाला है ना
तो एक साल में आप उसका 10% $100 प्रॉफिट में आओगे ज़रूर। ऐसा ETF कहता है, उसका हिस्ट्री कहता है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से ETF है बेस्ट इन USA स्टॉक मार्केट। बात करेंगे S&P 500। अगर ये ETF आप लेते हो, डिफरेंट कंपनीज़ के अपने अपने ETF है जो ट्रैक करते हैं बिगेस्ट 500 कंपनीज इन USA स्टॉक मार्केट। तो अगर मैं बोलूं कि आप टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एक ही ETF में इन सब में पैसा लगा सकते हो, तो ये अच्छा है? या फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक में, टेस्ला में, अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में अलग अलग पैसा लगाओ, वहाँ पे डूबने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर एक ही फंड में, एक ही ग्रुप में आप पैसा लगाते हो और अगर एक भी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो वो फंड उस कंपनी को बाहर फेंकेगा और दूसरी कंपनी को ले आएगा जो प्रॉफिट दे रही है। तो फ़ायदा ETF में है, ना कि इंडिविजुअल स्टॉक्स। बताता हूँ आपको ऐसे 2 ETF जिसमें आप अगर पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अपने रिस्क पर। लेकिन जिस हिसाब से फंडामेंटल्स इन 2 ETF के हैं, पिछले कई सालों में इन्होंने कम से कम 10% का इंटरेस्ट, 10% का प्रॉफिट तो आपको दिया ही दिया है, एज पर हिस्ट्री, एज पर द फंडामेंटल्स ऑफ ETF। पहला आता है VOO, वैनगार्ड S&P 500 ETF। USA की 500 सबसे बड़ी कंपनीज इस फंड के अंदर है। एग्जाम्पल एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, ये सभी कंपनीज इसी फंड के अंदर आ जाती हैं। और सपोज करो कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, फॉर एग्जांपल कल को टेस्ला बैंकरप्ट हो गई, तो वो टेस्ला को बाहर फेंकेगा और कोई और कंपनी को अंदर ले आएगा। तो इससे क्या है कि आपका पैसा पूरा नहीं डूबता। एक कंपनी डूबी, ये हटा देगा और दूसरी कंपनी को अंदर डाल देगा। तो 500 सबसे बड़ी बिगेस्ट कंपनीज इन USA, ये उसका फंड है। तो लिख लो इस चीज़ को, VOO, क्योंकि अमेरिका में जो अमेरिका की जनता है इस फंड में हर कोई पैसा डालता है। इस फंड को मैनेज कौन करता है? कंप्यूटर, एक एल्गोरिदम। वो ये ट्रैक करता है 500 बिगेस्ट कंपनीज को कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और जो भी कंपनी घटिया परफॉर्म करती है उसको बाहर फेंक देता है और दूसरी कंपनी को अंदर ले आता है। तो ये एक पैसिवली मैनेज्ड ETF है। जैसे इंडिया में रहता है ना म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये आपने सुने होंगे। तो म्यूचुअल फंड को कोई ना कोई एक्टिवली एक पर्सन असाइन किया होता है जो कि उसको एक्टिवली परफॉर्म करता है, उसको ध्यान रखता है कि भाई कितना ट्रेड करना है, कहाँ पे डालना है पैसा, कहाँ पे नहीं। तो ETF जो है इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड का हाइब्रिड होता है। ETF को आप स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हो, जैसे आज आपने बाय किया, सेल कर सकते हो, कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या है, जैसे यहाँ पे एक दिन में एक ही ट्रेड कर सकते हो, पर ETF में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। म्यूचुअल फंड एक एक्टिव पर्सन उसको परफॉर्म करता है, तो उसकी अपनी फीस होती है। अगर आप किसी को पैसा देते हो अपना कि भैया मेरे को बढ़ा के दे, तो अपनी फीस लेगा। वैसे ही ETF में भी अपनी फीस है, कंप्यूटर है, लेकिन एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स ETF की जो एक्सपेंस रेशियो है, जो फीस आपको पड़ती है, वो कम पड़ती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। VOO ये जो ETF है, इसका एक्सपेंस रेशियो मतलब आपको कितनी फीस पड़ेगी अगर आप इस ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उस फीस का परसेंटेज है 0.03%। मतलब अगर आपने इस ETF में $1000 डाले तो 30 सेंट ये लोग अपनी फीस लेंगे। जब भी आप कोई ETF को कंसिडर करते हो कि भैया मैं इसमें अपना पैसा डालना चाहता हूँ, कोई भी हो, तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को ज़रूर देखना। सब ETF की अपनी फैक्ट शीट होती है, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके चेक करो कि वो कितनी एसेट्स को इस टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो करंटली इस VOO, वैनगार्ड S&P 500 ETF में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब $1 ट्रिलियन की। बात करते हैं कि भाई कितना रिटर्न देता है ये ETF। अगर आपने 1 जनवरी 2024 को अपना पैसा डाला होता और आज 9.95% का रिटर्न आपको उस पैसे पे मिलता, ये होता है ईयर टू डेट रिटर्न। और अगर 1 साल की बात करूं कि पिछले 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, वो है करीब करीब 28%। तो भाई अगर यही रिटर्न मैं USA में बैंक से कंपेयर करूँ ना, या अगर आप सेविंग्स बैंक खोल लो या कुछ मनी मार्केट बैंक अकाउंट खोल लो, तो भाई मैक्सिमम 3.5 से 4% का इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलता है, रिटर्न मिलता है। पर अगर आप इस ETF में वही पैसा इसी ETF में डालो तो कम से कम भी भाई 28%, 1 साल का है, पिछले 1 साल का, पर एक एवरेज बताऊं तो 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में USA की जनता पैसा क्यों डालती। पर एक चीज़ और, कभी भी किसी की बात सुन के अपना पैसा नहीं डालना है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आपने पैसा डाल दिया, अपनी रिसर्च करो। लेकिन ये वो ETF है जिसमें मैंने रिसर्च की है और पूरा खोज कर आपको बता रहा हूँ, और एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं भी इसमें पैसा डालता हूँ।
तो अगर ये गिरता है तो मेरा भी पैसा गिरेगा, अगर ये बढ़ता है तो मेरा भी पैसा बढ़ेगा। तो अब आप अगर मुझ पर थोड़ा सा यकीन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। इंडिविजुअल स्टॉक्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते, अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो भाई किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में पैसा मत डालना, गारंटी देता हूँ डूबोगे। ETF एक ऐसी चीज है जिसमें ये नहीं है कि पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं, नीचे भी गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो मार्केट जो है ना, ये मार्केट को ट्रैक करता है, मार्केट नीचे भी आएगी फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन एक आप ग्राफ देखोगे ना तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। अभी ऐसा ही एक और ETF है जो सेम 500 बिगेस्ट कंपनीज जो USA की स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसको ट्रैक करता है, जिसका नाम है स्पाइडर S&P 500 ETF। VOO एंड स्पाइडर में फर्क इतना ही है कि स्पाइडर की एक्सपेंस रेशियो 0.09 है, मतलब अगर आप $1000 स्पाइडर वाले ETF में डालते हो तो 90 सेंट फीस है। तो फीस का डिफरेंस है। बाकी दोनों ही ETF 500 बिगेस्ट US स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है उनको ट्रैक करती हैं। दोनों में ही आपको सेम ही प्रॉफिट, सेम ही रिटर्न देखने को मिलता है। पर अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को फीस कम देनी है तो VOO के साथ जा सकते हो। करते हैं कि स्पाइडर में कितने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, तो वह है करीब 498 बिलियन डॉलर्स। अगर इसका YTD देखें, ईयर टू डेट रिटर्न, मतलब अगर आपने 1 जनवरी 2024 को अपना पैसा लगाया होता तो आज आपको रिटर्न मिलता उस पर 9.9%। एक साल का रिटर्न 27.97%। तो ऑलमोस्ट VOO एंड स्पाइडर सेम ही चीज दे रहे हैं, बस खाली स्पाइडर में एक्सपेंस रेशियो जो फीस है थोड़ी सी आपको ज्यादा देनी पड़ती है। अब ये वो 2 ETF थे जिसमें आप चाहो तो अपना पैसा लगा सकते हो अपने रिस्क पे, मैं नहीं बोल रहा। और भी काफी ज्यादा ETF है, मैंने लिस्ट बनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जैसे VTI, वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट, तो USA का जो टोटल स्टॉक मार्केट है ये उसका फंड है। अगर आप इसमें चाहते हो कि आपको पूरे US मार्केट का एक्सपोजर मिले तो इस फंड को कंसिडर कर सकते हो, VTI। सारे फंड लिखते जाना क्योंकि ये मेरी रिसर्च है और सभी फंड्स तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। अगला है QQQ, तो ये बेसिकली नास्डैक 100 इंडेक्स को एक्सपोजर देता है। DIA, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ETF, जिसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आती है। SPYD, S&P 500 हाई डिविडेंड ETF, इसमें क्या है ना, बेसिकली अगर आप SPYD लेते हो तो आपको हर 3 महीने में एक डिविडेंड आएगा। छोटी अमाउंट होती है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर 3 महीने बाद आपको एक डिविडेंड आ जाता है कि भैया थैंक यू फॉर टेकिंग आवर शेयर्स। तो जितनी भी कंपनीज डिविडेंड देती हैं, ये SPYD उन कंपनी से मिलाकर एक फंड बना है ताकि जब भी वो डिविडेंड दे तो आपको 3 महीने में डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये थे कुछ ETF जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो कि USA के स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। इनकी हिस्ट्री ये बताती है। आगे जैसे मार्केट जाएगा वैसे हमें मालूम होगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट रिस्क दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप पैसा लगाते हो तो बिल्कुल चांसेस हैं डूबने के, लेकिन चांसेस हैं कि आपको रिटर्न भी मिले अच्छा एज कम्पेयर टू बैंक। अगर आप बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसा रखना है तो उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा आपको। कम से कम अगर 3% वहाँ मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो ये फ़र्क है एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और एक ETF। आप लोग इतना पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने आपको बता दी कि USA की स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। इंडिविजुअली काम करती है कि ETF में काम करती है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे काम करती है, सब कुछ मैंने ओवरऑल व्यू बताया। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ETF आर द बेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। रॉबिनहुड, M1 फाइनेंस, वीबुल, कैश ऐप, तो ये सभी ब्रोकर्स के पास आप अपना अकाउंट खुला सकते हो। बेसिकली ये एक ऐप होती है ऑनलाइन, आप अपने फ़ोन में इसको जाओ एप्पल स्टोर से, या फिर एंड्रॉयड यूज़र हो तो एंड्रॉयड ऐप में जाके इसको इंस्टॉल करो, अपना अकाउंट खोलो। SSN नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप USA की मार्केट के अंदर लैंड हो जाते हो। फिर आपके ऊपर कि आप पैसा बनाओगे या पैसा गवाओगे। तो रॉबिनहुड, M1 फाइनेंस, वीबुल, कैश ऐप और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स हैं। तो ये पॉपुलर नाम है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर जैसे इंडिया में डीमैट अकाउंट रहता है, तो वैसा कोई अकाउंट यहाँ नहीं रहता है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना SSN नंबर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और उसके बाद आपको साइन अप करना रहता है इन सब ब्रोकरेज अकाउंट पे। और ये जब आपको बता देते हैं सब कुछ चेक करने के बाद, ठीक है भाई यू आर गुड टू गो, तो आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो।
अब कुछ लोग हैं ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लिमिट है। अगर आपके अकाउंट में $25,000 से कम पैसा है तो आप किसी भी 5 डे ट्रेडिंग पीरियड में सिर्फ 3 ट्रेड कर सकते हो। अगर $25,000 से ज़्यादा है तो आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। या आप लोग पूछ रहे थे मेरे को, इसलिए मेरे को बनानी पड़ी वीडियो। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है, एक्सपर्ट हो तो खेलो, आपकी मर्जी। पर मैं बिलीव करता हूँ इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट विद टाइम बढ़ती है। तो अगर आप ये जितने भी ETF मैंने आपको बताए, इनमें आप अपना पैसा डालते हो तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको जो है खतरनाक रिटर्न देखने को मिलेगा। टाइम लगता है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, गिरता है, फिर बढ़ेगा, फिर गिरता है, फिर बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको भी जो है रिटर्न देखने को मिलता है। ये बात पक्की है। अब मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चेक ऑफ।